स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से ओपीएस को लेकर नया कानून बनाया जाए, इस मांग को लेकर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ प्रदीप ठाकुर गुट मिलने वाला है मुख्यमंत्री सुक्खू से। देखिए, अब कर्मचारियों की ओर से संकेत कुछ ऐसे दिए जा रहे हैं, खास तौर पर जो कर्मचारी नेता है, कि कुछ और भले ही मिले ना मिले लेकिन ओपीएस जरूर चाहिए। ओपीएस बहाल कर दी गई है, लेकिन आने वाले समय में इसके साथ छेड़छाड़ ना की जाए, इसके लिए कानून के तहत ये मांग उठाने वाले हैं। एक तरह से कानून इसके लिए बनाया जाए। बारीकी से बिल्कुल जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। दूसरी बात, डीए और एरियर की लड़ाई को लेकर करेंगे। काफी ज्यादा ये विरोध अब बढ़ गया है। अल्टीमेटम यहाँ कर्मचारियों की ओर से जो दिया गया है, फिलहाल उसे अगर गंभीरता से सरकार नहीं लेती है तो बड़ा एक्शन भी यहाँ कर्मचारियों की ओर से अब लिया जा सकता है, यानी कि आंदोलन की तरफ ये बढ़ सकते हैं। कुछ ऐसे संकेत आज कर्मचारियों की ओर से सचिवालय में दिए गए हैं। और देखिए, बात सिर्फ इतनी नहीं है, मंत्री पर भी ये भड़कते हुए नजर आए हैं पिछले कल, क्योंकि मंत्री राजेश धर्मानी की ओर से एक स्टेटमेंट दी गई थी जिसमें उन्होंने कर्मचारियों को धैर्य बनाए रखने के लिए कहा था। कुछ ऐसे शब्दों का भी उन्होंने इस्तेमाल कर दिया कि नोट छापने वाली मशीन तो यहाँ राज्य सरकार के पास है नहीं, जिसके बाद बहुत बुरी तरह से आज कर्मचारी भड़के थे और इन्होंने मंत्री को भी अलग से एक चेतावनी दी है। ये पूरी जानकारी बारीकी से बिल्कुल हम आपके समक्ष रखने वाले हैं और ये भी अपडेट आपके साथ साझा करेंगे कि फिलहाल सरकार में किस तरह की हलचल है। ये जो कर्मचारियों की ओर से गेट मीटिंग्स बुलाई जा रही हैं, इन्हें कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है सरकार की ओर से। मेडिकल कॉलेजेस क्या अब आउटसोर्स पर चलेंगे, ये बड़ा सवाल है। बड़ा बवाल इस मुद्दे को लेकर यहाँ हो गया है। दरअसल ये मसला इतना ज्यादा क्यों गरमाया हुआ है, ये भी अपडेट हम आपको देंगे। हाल ही में कैबिनेट में एक बड़ा डिसीजन लिया गया था कि टांडा मेडिकल कॉलेज में तकरीबन 450 के करीब पद भरे जाएंगे, जिसके बाद बेरोजगार युवाओं ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी। लेकिन जो अधिसूचना जारी हुई है उसके बाद काफी ज्यादा विरोध में अब ये युवा नजर आ रहे हैं। अधिसूचना का भी विरोध हो रहा है। आखिरकार किस वजह से, क्या स्पष्टीकरण यहाँ अधिसूचना में दिया गया है, ये अपडेट और बारीकी से हम आपके समक्ष रखेंगे। और बात उन 3 पूर्व विधायकों को लेकर भी करने वाले हैं जिन्हें पूछताछ के लिए बालूगंज थाना में बुलाया गया था। यहाँ राजेंद्र राणा की ओर से क्या कुछ तर्क दिए गए हैं, इससे जुड़ी जानकारी भी हम आपके साथ साझा करेंगे। दरअसल अब खुली बगावत पर क्योंकि राजेंद्र राणा आ गए हैं, जो कुछ इन्होंने कहा है वो बातें हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि मानसून अब फिर एक दफा फीका पड़ गया है। पिछले एक हफ्ते से बूंदाबांदी जरूर हुई है लेकिन हल्की ही हो रही है, जिस वजह से बागवान एक दफा फिर हताश हुए हैं। हालांकि दूसरी ओर अगर हल्की सी बारिश भी हिमाचल प्रदेश में हो जाती है तो बड़े नुकसान होते हैं। फिलहाल इससे भी कैसे निपटना है, इसके लिए भी कई तरह की मीटिंग्स का सिलसिला अभी राज्य सचिवालय में जारी है और अपने अपने विभाग से संबंधित फीडबैक भी मंत्रियों की ओर से ली जा रही है कि उनके संबंधित विभाग में आखिरकार कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि अब 27 अगस्त तक मौसम खराब बताया गया है, येलो अलर्ट जारी हुआ है, लेकिन कितना असर इसका देखने के लिए मिलता है ये आने वाले दिन ही हमें बता पाएंगे। अब दूसरी बात करेंगे, दंपति की मौत को लेकर शिमला के जुब्बल क्षेत्र में ये मामला सामने आया है, जहां पब्बर नदी में गाड़ी गिर गई और दंपति की मौत हो गई है। इसमें एक व्यक्ति सुशील कपरेट नाम का है, 29 वर्षीय इनकी उम्र है। सुशील की पत्नी का नाम ममता है, ये 27 वर्षीय थी और इनकी एक बच्ची भी थी जो कि अभी लापता बताई जा रही है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन बब्बर नदी में शुरू किया गया था लापता बच्ची को ढूंढने के लिए, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। कल रात को काफी ज्यादा अंधेरा छा गया था, जिसके बाद ऑपरेशन रोक दिया गया था, यानी कि एक तरह से रात होते ही, अंधेरा होते ही सर्च ऑपरेशन वहां पर रोक दिया गया था और उसके बाद आज सुबह से फिर शुरू किया गया है। ये दरअसल अंटी में देर शाम को हादसा पेश आया है, जहां गाड़ी अनियंत्रित होकर पब्बर नदी में जा गिरी। बिजली बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संगठन ने मुलाकात की है बिजली बोर्ड प्रबंधन से। कुछ एक डिमांड्स इनकी काफी वर्षों से पेंडिंग रह रही है, इन्हें जल्द पूरा किया जाए, इस मांग के साथ ये मुलाकात करने गए थे। इनका कहना है कि नॉन आईटी मेट एवं नॉन ITI ALM को एक मुश्त पदोन्नति दी जाए। साथ ही साथ
जनरेशन विंग में फीटर से फोरमैन बनाए जाए। हालांकि और भी 3 से 4 प्रमुख मांगे इन्होंने उठाई है और आश्वासन इन्हें दिया गया है कि जल्द इनकी डिमांड्स पूरी होंगी। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि ये मंत्री राजेश धर्मानी से मुलाकात करने भी गए थे। दरअसल जो कमेटी बनाई गई है उसके अध्यक्ष क्योंकि राजेश धर्मानी ही हैं, जिस वजह से इन्होंने राजेश धर्मानी से मुलाकात कर ये बात रखी है कि कुछ एक लोग ऐसे हैं 12 से 14 वर्षों से आउटसोर्स आधार पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं तकनीकी विंग में, तो अब उन्हें नियमित किया जाना चाहिए। एक तरह से नीति उनके लिए लाई जानी चाहिए ताकि डायरेक्टली वो भी बोर्ड के अंतर्गत आ सके, क्योंकि तकनीकी कर्मचारी विंग में काफी ज्यादा स्टाफ की कमी है और ओवरलोड इनके पास काम आ जाता है, वर्कलोड से इन्हें गुजरना पड़ रहा है। इस समस्या से तभी निजात मिलेगी जब वहां पर बाकी के कर्मचारियों को भी तैनात किया जाएगा। देखिए, शारीरिक शिक्षक भर्ती कब तक हो पाएगी, इस सवाल का जवाब तो सरकार से मिला नहीं, लेकिन यहाँ बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों की ओर से अल्टीमेटम जरूर दिया गया है। ये 27 अगस्त यानी कि जब मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है पहले दिन से ही चौड़ा मैदान में बैठ जाएंगे और 28 अगस्त को इनकी ओर से महारैली निकाली जाएगी। इनका कहना है पिछले 7 वर्षों से शारीरिक शिक्षकों की भर्तियां नहीं हो पाई हैं, जो डीपीई लगे भी हुए हैं उनकी प्रमोशंस नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में ये खुद को शोषित महसूस कर रहे हैं। सबसे ज्यादा शोषण इसी वर्ग का हो रहा है और ये 870 के करीब पैड की पोस्टें निकाली भी गई थी, लेकिन किसी विवाद के चलते कोर्ट में फंसी हुई हैं। सरकार की ओर से मजबूती से इनकी तरफ से पक्ष नहीं रखा जा रहा है, जिस वजह से मामला अभी तक कोर्ट में ही लटका हुआ है। जल्दी अगर इसका कोई समाधान नहीं होता है तो बड़े स्तर पर भी इनकी ओर से आंदोलन किया जाएगा। हाल ही में 450 से ज्यादा पदों को स्वीकृति दी गई है, जो कि फिजिकल एजुकेशन के भरे जाएंगे स्कूलों में, यानी कि फिजिकल एजुकेशन विषय के शिक्षकों के भरे जाएंगे। लेकिन उससे भी ये सहमत नहीं है, क्योंकि इनका कहना है क्वालिफिकेशन को लेकर अब प्रावधान उसमें बदल दिए गए हैं। क्वालिफिकेशन अगर बदल दी गई है तो इनके साथ ये भी भेदभाव हुआ है। जिस वक्त इन्होंने डिग्री डिप्लोमा किया था उस वक्त की शर्तों के अनुसार किया था, तो ये सहमति एक तरह से इनमें बनती हुई नजर नहीं आ रही है। पिछले 7 वर्षों से भर्ती नहीं हो पाई है और इनकी उम्र अब 47-48 वर्ष तक की हो गई है। शिक्षा विभाग में 2150 पद खाली चल रहे हैं। शारीरिक शिक्षकों के ही ये 2150 पद बताए जा रहे हैं। तो इनका ये भी मानना है कि कैसे शिक्षा दी जाएगी इस विषय पर छात्रों को, जब वहां शिक्षक ही मौजूद नहीं होंगे, जब इन पदों पर भर्ती ही नहीं होगी। ये सिर्फ बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों के साथ भेदभाव नहीं है, बल्कि छात्रों के साथ भी है, क्योंकि ये शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक ही वहां मौजूद नहीं है। और हिमाचल प्रदेश कैसे फिर खेल प्रतियोगिताओं में आगे रहेगा, कैसे यहाँ से खेल के चैंपियन निकलकर सामने आएंगे। अच्छी खबर है उन छात्रों के लिए जिनकी कंपार्टमेंट आ गई थी, लेकिन अब कंपार्टमेंट का रिजल्ट क्योंकि घोषित हो चुका है और इसके बाद तय ये हुआ है कि 31 अगस्त तक अब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय समेत सभी कॉलेजेस में एडमिशन ली जा सकती है। हालांकि ये एडमिशन की तिथि समाप्त हो गई थी, लेकिन फिर से बढ़ा दी गई है, 31 अगस्त तक कर दी गई है और मौका होगा अब उन छात्रों के पास भी एडमिशन लेने का जिनकी कंपार्टमेंट का रिजल्ट यहाँ घोषित हो गया है, जो एक तरह से अपनी कंपार्टमेंट क्लियर कर गए हैं। हालांकि मांग छात्रों ने ही उठाई थी, लेकिन तुरंत प्रभाव से देखिए उनकी मांग को बिल्कुल सुना गया है। अब नए सिरे से ये आवेदन करेंगे, उसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी होगी और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय समेत ये सभी कॉलेजेस में एडमिशन की तिथि यहाँ पर बढ़ा दी गई है। इसे लेकर अधिसूचना शिक्षा विभाग की ओर से भी जारी हो चुकी है। सत्ता में काबिज होने से पहले कांग्रेस सरकार ने यह भी गारंटी दी थी कि गोबर खरीद प्रक्रिया भी पूरी होगी और अब ये प्रक्रिया पूरी करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। दरअसल यहाँ कृषि सचिव सी पालरासु की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है और अधिसूचना के मुताबिक ब्लॉक स्तर पर कमेटियों का गठन किया जा रहा है। ब्लॉक स्तर की कमेटी में विषय विशेषज्ञ, पशु चिकित्सा अधिकारी और कृषि विकास अधिकारी को शामिल किया जाएगा। फिर ये कमेटी किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण करेगी और उसके बाद किस तरह की खाद तैयार की जा रही है किसानों की ओर से, उसकी सैंपलिंग भी होने वाली है। एक तरह से गोबर खरीद प्रक्रिया आप देखिए शुरू हो रही है और इसके लिए कमेटियों का गठन होगा, ब्लॉक स्तर पर होगा। इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है जिसमें स्पष्ट रूप से ये अपडेट दी गई है।
देखिए, 3 पूर्व विधायकों को आज शिमला बालूगंज थाने में बुलाया गया था। इसमें एक राजेंद्र राणा है, दूसरे केएल ठाकुर है और तीसरे देवेंद्र भुट्टो हैं। ये पूछताछ के लिए बुलाए गए थे। कुछ समय पहले ही सीपीएस संजय अवस्थी की ओर से एक कंप्लेंट की गई थी बालूगंज थाना में कि कुछ एक नेताओं ने सरकार को गिराने की कोशिश की है, षड्यंत्र रचा है, जिसके बाद लगातार वहां इस केस से संबंधित नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। राजेंद्र राणा और देवेंद्र भुट्टो, केएल ठाकुर आज वहां पहुंचे थे और इसी बीच कड़े तेवर राजेंद्र राणा के देखने के लिए मिले हैं। दरअसल राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री पर कई तरह के आरोप लगाए हैं, जिसमें उनका ये कहना था कि झूठ बोलकर वो सत्ता में काबिज हो गए हैं। ना तो बेरोजगारों को नौकरियां दी जा रही है, ना सभी महिलाओं को 1500 की राशि अभी तक मिली है और ना ही पेंडिंग रिजल्ट घोषित किए जा रहे हैं। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ हर वर्ग को प्रताड़ित करने का काम ये सरकार कर रही है। एक और बात इन्होंने कही है, जो बड़ी स्टेटमेंट इनकी ओर से दी गई है, वो कर्मचारियों को लेकर है। राजेंद्र राणा का ये कहना था कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ है जब कर्मचारियों के मुद्दे सुलझाने के बजाय कोई सरकार आमने सामने ही लड़ाई के लिए खड़ी हो गई हो कर्मचारियों के साथ। यहाँ मुख्यमंत्री सुक्खू कर्मचारियों का दर्द नहीं जानना चाहते, उन्हें समझना नहीं चाहते। सीधे तौर पर आर पार की लड़ाई जैसा माहौल हिमाचल प्रदेश में बना दिया गया है। ये वही कर्मचारी हैं जो कि रीढ़ की हड्डी कहलाए जाते हैं सरकार के, और सरकार अगर इनके साथ इस तरह का व्यवहार करेगी तो आने वाले समय में इसके परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। ये कुछ एक तर्क आज राजेंद्र राणा की ओर से दिए गए हैं और एक बात का जवाब भी उन्होंने मुख्यमंत्री को दिया है। दरअसल बार बार मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से ये कहा जा रहा था कि ये कुछ एक नेता जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी राज्यसभा सांसद चुनाव वाले वक्त, आखिरकार कौन इनका खर्चा उठा रहा था 5 स्टार होटल्स में रहने के लिए, ये किसके चौपर में इधर से उधर जा रहे थे। तो इसका जवाब राजेंद्र राणा ने ये दिया है कि इनके पास सभी साधन है, ये साधन संपन्न लोग हैं, पहले भी 5 स्टार्स में रुके हैं, आगे भी रुकते रहेंगे और पहले भी ये जहाज में बैठे थे, तो इसमें इतना ज्यादा सवाल करने वाली कोई बात नहीं थी। ये आज कड़े तेवर हम कहना चाहेंगे जो कि राजेंद्र राणा की ओर से दिखाए गए हैं। देखिए, एक बार फिर स्कूलों का डाटा मंगवा लिया गया है। इससे पहले मिडिल और प्राइमरी स्कूल्स वो बंद कर दिए गए जहां पर 5 से कम छात्रों की संख्या थी, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने सभी डेप्यूटी डायरेक्टर्स को कहा है कि अब उन स्कूलों का डाटा दिया जाए जहां पर संख्या 6 से 10 के बीच है। संभावना है कि इन्हें भी बंद किया जा सकता है क्योंकि संख्या ये भी कम ही मानी जा रही है सरकार की ओर से। तकरीबन ये 400 स्कूल बंद किए गए हैं जहां पर 5 के करीब संख्या थी और अब दोबारा से 6 से 10 के बीच की संख्या वाले स्कूलों का ब्यौरा यहां मंगवा लिया गया है। जेबीटी भर्ती इसी वजह से लटकी हुई है। जब तक ये डाटा फिगर पूरा नहीं आएगा, इस डाटा को लेकर एक लिस्ट तैयार नहीं कर दी जाती है, तब तक यहाँ जेबीटी बैच वाइज भर्ती तो नहीं होने वाली है, क्योंकि ये पहले ही शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से संकेत दे दिए गए हैं कि फाइनल लिस्ट तैयार होगी कि कितने स्कूल्स अब चलेंगे, कौन कौन से स्कूल मर्ज हुए हैं, कहाँ शिक्षकों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, उसके बाद ही जेबीटीज को नियुक्तियां मिलने वाली है। क्लस्टर सिस्टम अब देखिए स्कूलों का तैयार किया जा रहा है। पहले 400 स्कूल बंद हुए जहां 5 से भी कम छात्रों की संख्या थी, उन्हें कुछ एक को मर्ज कर दिया गया है, कुछ एक को बंद ही कर दिया गया जहां एक भी छात्र नहीं था। अब 6 से 10 वाली संख्या को भी मर्ज करने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है और ये भी देखा जाएगा कि वहां शिक्षकों की कितनी कमी है, यानी कि स्टाफ कितना मौजूद है। हालांकि स्टाफ को तो दूसरे स्कूल में एडजस्ट किया ही जा रहा है जहां पर छात्र मर्ज हो रहे हैं और कुछ एक को दूसरे क्षेत्रों में भेज दिया जाएगा जहां डेपुटेशन पर शिक्षकों की ओर से सेवाएं दी जा रही थी। इसके अलावा अन्य स्टाफ को भी एडजस्ट करने की बात हुई है। कुछ एक प्रावधान जो तय किए गए थे क्लस्टर सिस्टम के लिए, वो जानकारी बारीकी से इससे पिछले बुलेटिन में हम आपके साथ साझा कर चुके हैं कि आखिरकार मिड डे मील वर्कर्स का क्या होगा, वाटर कैरियर्स का क्या होगा, तमाम मसलों पर क्योंकि ब्यौरा सरकार की ओर से तैयार कर लिया गया है। लेकिन इस बीच नई जानकारी ये है कि 6 से 10 वाली संख्या जिन स्कूलों में है, अब वहां का ब्यौरा भी मंगवा लिया गया है और ये बड़ा कदम उठाया जा सकता है। फिलहाल डेप्यूटी डायरेक्टर्स को 1 हफ्ते का समय इसके लिए दिया गया है। उन्हें पता लगाना होगा कि स्कूल में आखिरकार कितनी संख्या है। देखिए, हेडमास्टर और लेक्चरर कोटे पर भी फैसला हो गया है। प्रिंसिपल प्रमोशन के लिए हेडमास्टर और लेक्चरर का कोटा तय किया गया था काफी वर्ष पहले और बार बार लेक्चरर्स की ओर से मांग ये रखी जा रही थी कि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए इनका कोटा बढ़ाया जाए। हेडमास्टर कम है लेकिन फिर भी 60% कोटा उनका है और लेक्चरर का 40% कोटा ही है। और तो कोर्ट से ये फैसला आ चुका है जिसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है इस कोटे के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी, यानी कि कोटा एज इट इज
वैसे ही रहेगा जैसे कि पहले तय किया गया था। 40% कोटा ही लेक्चरर का रहेगा और 60% कोटा यहाँ पर हेडमास्टर को दिया गया है प्रिंसिपल प्रमोशन के लिए। अब इसके बाद ये विवाद भी थम गया है। पिछले कई वर्षों से लेक्चरर क्योंकि इसके लिए संघर्ष कर रहे थे कि प्रिंसिपल बनने के लिए इन्हें काफी इंतजार करना पड़ता है, इनकी संख्या क्योंकि बहुत ज्यादा है, लेकिन अब 40% कोटे के साथ ही इन्हें आगे चलना होगा। कोर्ट से जो आदेश जारी हुए हैं उसमें ये भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि प्रिंसिपल बनने के बाद तो एक ही कैडर में हेडमास्टर और लेक्चरर आ जाते हैं, इसलिए कोटे के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी, यही कोटा लागू होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। देखिए, आज का बड़ा सवाल क्या है सरकार से बेरोजगार युवाओं का, वो ये है कि क्या मेडिकल कॉलेजेस अब आउटसोर्स के माध्यम से चलाए जाएंगे। टांडा मेडिकल कॉलेज में 485 के करीब पद भरे जाने थे। 8 अगस्त को जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें इन पदों को लेकर स्वीकृति प्रदान की गई थी। दरअसल ये पद सृजित किए गए थे सरकार की ओर से। इसके बाद बेरोजगार युवाओं ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी ताकि वो इन पदों पर भर्ती के हकदार बन सके, लेकिन ऐसा कुछ होता उससे पहले ही यहाँ हेल्थ सेक्रेटरी की ओर से जो अधिसूचना जारी की गई है, उस अधिसूचना को देखने के बाद बवाल मच गया है और बेरोजगार युवाओं की ओर से कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। दरअसल एक तरह से इनके पांव तले जमीन खिसक गई है ये अधिसूचना देखने के बाद, क्योंकि नोटिफिकेशन में ये स्पष्ट किया गया है कि आउटसोर्स के माध्यम से ये सभी पद भरे जाएंगे और ये पद हैं 458 के करीब। ये 458 के करीब पद हैं 8 अगस्त को क्योंकि सृजित किए गए थे राज्य सरकार की ओर से और तैयारी युवा करने लगे थे ये सोचकर कि चलिए कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और सवाल युवा ये उठा रहे हैं कि आखिरकार कब तक आउटसोर्स माध्यम से ही भर्तियां की जाएंगी। दरअसल मेडिकल कॉलेजेस में पहले भी ऐसी व्यवस्था रही है, पिछले कई वर्षों से ये देखने में आया है कि आउटसोर्स माध्यम से पद भर दिए जाते हैं, उसके बाद कोई भी सरकार आती है तो अपने सुविधा अनुसार उन्हें हटा देती है या फिर आगे कंटिन्यू करने का मौका दे देती है। तो एक तरह से नौकरी इनकी पक्की नहीं हो पाती है, कोई जॉब गारंटी आउटसोर्स वर्कर्स को यहाँ पर नहीं मिलती है। कोविड-19 स्टाफ के साथ भी पहले यही हुआ, बार बार वो एक्सटेंशन लेने के लिए सचिवालय पहुंच जाते थे और उसके बाद तो फिर ऐसा दिन आया जब उन्हें एक्सटेंशन मिला ही नहीं, उनका एग्रीमेंट एक तरह से खत्म ही माना गया। तो ऐसा ही कुछ दोबारा से भी हो सकता है, ऐसे ही वर्ग और ज्यादा तैयार किए जा रहे हैं सरकार की ओर से। ये बेरोजगार युवा अभी आरोप लगा रहे हैं सरकार पर और फिर वो पढ़े लिखे युवा कहाँ जाएंगे अगर आउटसोर्स माध्यम से अप्रोच माध्यम से ही यहाँ पर भर्तियां करनी है, ये भी इनकी ओर से यहाँ तर्क दिया जा रहा है। दरअसल स्वास्थ्य सचिव की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी की गई है, देखिए उसमें आंकड़ा क्या है, 458 पद क्योंकि इसमें भरे जाएंगे। इसमें स्टाफ नर्स के 300 पद होंगे, रेडियोग्राफर के 2 होंगे, वार्ड बॉय के 47 पद भरे जाएंगे, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के 12 पद भरे जाएंगे, ट्रांसप्लांट को कोऑर्डिनेटर के 2 पद और डाटा एंट्री ऑपरेटर के 10, क्लास 4 के 5, सफाई कर्मचारी के 50 और सिक्योरिटी गार्ड के 30 पद आउटसोर्स के माध्यम से भरे जाने हैं। और इस पूरे मामले में प्रशिक्षित बेरोजगार संघ के अध्यक्ष घनश्याम नेटू का ये कहना है कि जल्दी ही शिमला में ये एक मीटिंग बुलाने वाले हैं जहां युवाओं को बुलाया जाएगा जो इस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे थे और आगामी समय के लिए रणनीति ये तैयार करेंगे। सवाल तो युवाओं ने ये भी उठाया है कि राज्य चयन आयोग अभी तक आखिरकार फंक्शनल क्यों नहीं हो पाया है। 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, जब तक आयोग फंक्शनल नहीं होगा तब तक वैसे ही भर्तियां नहीं हो पाएंगी, किसी को नौकरी नहीं मिलेगी और आउटसोर्स माध्यम से ही अगर भर्तियां करनी थी तो सत्ता में काबिज होने से पहले कांग्रेस सरकार ने ये वादा क्यों किया था कि जो लोग आउटसोर्स पे हैं भी उन्हें भी नियमित किया जाएगा। नियमित तो वो लोग हुए नहीं, बाहर का रास्ता उन्हें दिखा दिया गया है, लेकिन अब नए सिरे से भी यहाँ आउटसोर्स माध्यम से ही भर्ती की जा रही है। अगर मेडिकल कॉलेजेस आउटसोर्स माध्यम से ही चलाने हैं तो ये बात पहले ही सरकार को क्लियर कर देनी चाहिए। कम से कम अपना समय जाया नहीं करेंगे यंगस्टर्स इतनी पढ़ाई करने में, इतनी मेहनत करने में। भर्ती के लिए एक तरह से इन्होंने पढ़ाई करना, तैयारी करना शुरू कर दिया था। तो काफी ज्यादा बवाल अभी इस बात को लेकर मचा है। फिलहाल आउटसोर्स माध्यम से पद भरे जाएंगे, अधिसूचना तो जारी हो ही चुकी है, लेकिन ये विवाद देखने के बाद अधिसूचना वापस होती है या नहीं, सरकार पर इसका क्या असर होता है देखना होगा। युवाओं की ओर से दावा ये हो रहा है कि एक भी सरकारी नौकरी अभी तक सरकार की ओर से नहीं दी गई है। आउटसोर्स माध्यम से लगातार हर विभाग में पद भरे जा रहे हैं और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी अगर इस तरह की लापरवाही होगी तो ये आम जनता के साथ भी खिलवाड़ है कि अप्रोच माध्यम से आउटसोर्स पर किसी को भी यहाँ रख दिया जाएगा।
और दूसरी बात ये भी है कि आउटसोर्स भर्ती हो जरूर जाया करती है, लेकिन उसके बाद ये कर्मचारी भी परेशान ही रहते हैं। एक तो इस वजह से कि जो कंपनियां हैं वो इनका शोषण करती है, और दूसरी बात ये कि इन्हें छुट्टियों को लेकर और अन्य बातों को लेकर परेशानी रहती है। बार बार एग्रीमेंट जब खत्म होता है या नई सरकार बदलती है तो इन्हें भी फिर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। डीए और एरियर की लड़ाई बढ़ गई है। आज फिर सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ की ओर से सेक्रेटेरिएट में गेट मीटिंग बुलाई गई थी, और इसमें मंत्री राजेश धर्माणी पर बरसते हुए कर्मचारी नजर आए हैं। पिछले कल राजेश धर्माणी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि राज्य के पास नोट छापने वाली मशीन नहीं है, धैर्य कर्मचारियों को रखना चाहिए। ये इस तरह के शब्दों का अगर इस्तेमाल करेंगे तो ठीक नहीं होगा, और जो मिल रहा है वो भी इन्हें नहीं मिलेगा, जिसके बाद कर्मचारी बहुत बुरी तरह से भड़क गए हैं। आज यहाँ महासंघ के अध्यक्ष संजीव कुमार की ओर से ये भी कह दिया गया, यही कारण था कि 2012 में वीरभद्र सरकार ने मंत्री राजेश धर्माणी को ये पद नहीं दिया था, यानी कि मंत्री के पद पर इन्हें नहीं बिठाया था, क्योंकि ये इसके लायक ही नहीं है। और जो इन्होंने कर्मचारियों के लिए कहा है उसके लिए माफी मांगे, अगर माफी नहीं मांगते हैं तो उसका परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहें। जो शब्द पिछले कल मंत्री ने कहे हैं वो बहुत बुरी तरह से कर्मचारियों को चुभ गए हैं, और अब कर्मचारियों ने माफी मांगने के लिए मंत्री को कह दिया है। तब तक कर्मचारी भी पीछे नहीं हटेंगे जब तक मंत्री उनसे माफी नहीं मांग लेते हैं। आज ये संकेत कर्मचारियों ने सचिवालय में दे दिए हैं। तो ये आज का कुछ माहौल बना रहा। और दूसरी बात ये कि मंगलवार तक का अब ये सचिवालय कर्मचारी इंतजार करेंगे। अगर वार्ता के लिए इन्हें सरकार बुलाती है तो ठीक है, नहीं तो 10 सितंबर को इनकी ओर से जनरल हाउस बुलाया जाएगा, और फिर 11 से सामूहिक अवकाश पर ये जाएंगे। और साथ ही साथ मंगलवार को अगर वार्ता के लिए नहीं बुलाया जाता है तो बुधवार से काले बिल्ले लगाकर भी अपना कार्य करेंगे। यानी कि एक तरह से संकेत इन्होंने दे दिए हैं कि जो आंदोलन का शुभारंभ है या आंदोलन की जो शुरुआत होगी वो पहले ही इनकी ओर से कर दी जाएगी। वो बुधवार से ही एक तरह से शुरू होने वाली है जब काले बिल्ले लगाकर ये प्रदर्शन करेंगे। लेकिन ये स्थिति तभी आएगी अगर सरकार इन्हें वार्ता के लिए नहीं बुलाती है। और अगली बात ये कि 10 सितंबर को फिर इनका जनरल हाउस है, और 11 सितंबर से ये सामूहिक अवकाश पर जाएंगे अगर डीए और एरियर की अदायगी नहीं की जाती है। अब देखना ये होगा कि खराब वित्तीय परिस्थितियों के बीच आखिरकार कैसे यहाँ कर्मचारियों की डिमांड्स पूरी होती है। हालांकि इसे डिमांड भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जायज मांग है, ये कर्मचारियों का अधिकार है। पिछले कई वर्षों से ये रुके हुए हैं। पूर्व जयराम सरकार में भी इन्हें एरियर नहीं मिल पाया, और इस सरकार से उम्मीद लगाकर बैठे थे कि ओपीएस भी बहाल इसी सरकार ने की है तो बाकी अदायगी भी यही सरकार करेगी। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ जब नजर नहीं आया तो इन्होंने अल्टीमेटम सरकार को दे दिया है। हालांकि 15 अगस्त से ये काफी ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठे थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने महज इतनी ही अनाउंसमेंट की कि चरणबद्ध तरीके से कर्मचारियों को भुगतान कर दिया जाएगा, और ये बात कर्मचारियों को रास नहीं आई है। तो मंगलवार तक का हर किसी को इंतजार रहेगा, सरकार इन्हें वार्ता के लिए बुलाती है या फिर नहीं। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की ओर से भी एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसमें इनका कहना है कि ये मुख्यमंत्री सुक्खू से मुलाकात करने वाले हैं। ये एनजीओ फेडरेशन प्रदीप ठाकुर गुट की ओर से यहाँ जानकारी दी गई है कि ये मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और जल्द से जल्द जेसीसी की बैठक बुलाई जाए, यह आग्रह इनकी ओर से होने वाला है। और इसमें देखिए सबसे ज्यादा मुख्य मांग क्या है कि ओपीएस के लिए आने वाले समय में कोई कानून भी लाया जाए ताकि ओपीएस के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो सके। इन दिनों चर्चाएं काफी ज्यादा बढ़ गई है कि जो वित्तीय परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश की चल रही है, ये ओपीएस को वापस भी लिया जा सकता है, ज्यादा समय तक बहाल नहीं रहेगी। जिसके बाद ये निर्णय यहाँ पर कर्मचारी नेताओं की ओर से लिया गया है कि क्यों ना इसके तहत कोई कानून ही बना लिया जाए। और दूसरी बात, डीए और एरियर को लेकर भी मांग ये उठाएंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर होने का समय था पहले, क्योंकि 2 बार मौका दिया जाता था, लेकिन अब एक ही मौका यहाँ कर्मचारियों को दिया जा रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर होने का मौका फिर से वर्ष में 2 बार दिया जाए, पहले की तरह व्यवस्था की जाए, ये भी इनकी ओर से मांग रखी जाएगी। और 12% महंगाई भत्ते की अदायगी भी हो सके, 2016 के वेतन आयोग के अनुसार बकाया राशि भी मिल सके, पुलिस विभाग के कर्मचारियों को वो सुविधा पहले की तरह जारी रखी जाए जो कि यहाँ यात्रा सुविधा उन्हें दी जा रही थी, इसके साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ये भी मांग यहाँ प्रदीप ठाकुर की ओर से रखी जाएगी मुख्यमंत्री के समक्ष। हालांकि देखिए इन सारे मुद्दों का मतलब तभी रह जाता है अगर जेसीसी की बैठक बुलाई जाए, और जेसीसी की बैठक तब बुलाई जाएगी जब किसी एक गुट को सरकार की ओर से मान्यता दी जाएगी। तो ये तो अभी तक हुआ नहीं। एक और त्रिलोक ठाकुर का गुट है, दूसरी ओर प्रदीप ठाकुर का गुट है, दोनों की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि सरकार
इनके गुट को मान्यता देगी, लेकिन किसी एक ही गुट को यहाँ पर देखिए मान्यता दी जाएगी। फिर जाकर जेसीसी की बैठक होगी और इन सभी मसलों को उठाया जा सकता है। इसमें जल रक्षक और अंशकालीन कई तरह की कैटेगरीज हैं जिन्हें लेकर ये मांग उठाने वाले हैं। तो ये जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।